students, so in today's lecture we will continue with the chapter of gravitation. आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला पार्ट. वी विल लुक एट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू एनी प्लैनेट. उस प्लैनेट के सरफेस पे कितना ग्रेविटी होता है, हाइट पे कितना ग्रेविटी है, डेप्थ के अंदर कितना ग्रेविटी है, प्लैनेट्स के रोटेशन के कारण ग्रेविटी के वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ऑल दीज थिंग्स वी विल सी इन टुडेज लेक्चर. ओके, ऑल राइट. सो एक्सेलरेशन due to gravity. So this is a particular planet, okay, and let us say the mass of this planet is m, the radius of this planet is r, और बिल्कुल इसके सरफेस पे यहाँ पे एक मास m है. So we know that the gravitational field, right, the gravitational field of any sphere ऑन इट सरफेस, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में ये सारा चीज़ देखा है. द वैल्यू ऑफ दिस विल बी जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू है. ग्रेविटेशनल फील्ड इज बेसिकली नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये फोर्स मिल जाएगा, विच इज़ समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इतना फोर्स ये पर्टिकुलर मास एक्सपीरियंस करेगा. हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन, तो न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज फोर्स पर यूनिट मास. ये हमने यहाँ पे लिख दिया. सो देयरफॉर वी गेट दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट इज गिवन बाय gm by r square. This is the value of acceleration due to gravity. Okay. अब यहाँ पे अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली कितना है हम ये देखते हैं. वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ जी का वैल्यू आता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 प्रॉपर एसआई यूनिट्स में. मास ऑफ द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली होता है 6 इंटू 10⁻24 kilogram, and radius of the earth is approximately 6400 kilometers. अगर हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, जी एम बाय आर स्क्वायर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो हमको पता है ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आता है 9.8 meters per second square. So acceleration due to gravity on the surface of any planet is given by g, universal gravitational constant, m, mass of that planet, and r, radius of that planet, उसका square. Okay, fine. तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड अलग अलग सिचुएशंस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से चेंज होता है हम लोग उसे देखेंगे अभी. सो नेक्स्ट वी विल लुक एट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट. ओके ओके, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h. सो लेट अस से दैट दिस इज अ प्लैनेट एंड द मास ऑफ द प्लैनेट इज m, इसका जो रेडियस है वो r है, और इस प्लैनेट के सरफेस से हम एक हाइट h पे है. ओके, एक सर्टन हाइट h के ऊपर यहाँ पे है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना आता है ये हम देखते हैं. सो लेट अस कंसिडर अ मास ओवर हियर, और इस मास पे फोर्स कितना लगेगा देखते हैं. तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे पता करेंगे. ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, यह आता है gm by small r square, where small r is what? Small r is the distance from the center to the particular distance. सेंटर से लेके उस डिस्टेंस, उस पॉइंट तक का पूरा डिस्टेंस. तो अपने केस में ये स्मॉल r हो जाएगा r प्लस h. सो दिस वैल्यू ओवर हियर विल टर्न आउट टू बी जी एम अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर. ये वैल्यू आ जाएगा. यही होता है अपना f डिवाइडेड बाई m, राइट. यही अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट इज गिवन बाय द फॉर्मूला जी एम अपॉन r
प्लस एच द होल स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट का फॉर्मूला आया। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। क्या करता हूँ मैं कि ये जो कैपिटल आर है रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, उसे कॉमन निकालता हूँ बाहर। तो आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन बचेगा। अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखें जी एम बाय आर स्क्वायर, तो जी एम बाय आर स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट पर्टिकुलर प्लैनेट सरफेस। उस प्लैनेट के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी एम बाय आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये टर्म अपना चेंज होके ये आ जाएगा जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट का वैल्यू हो गया जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर। ये इसका वैल्यू आ गया यहाँ पे। ओके, नाउ लेट अस से इफ हाइट h इज स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। हम बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं गए, हम छोटे से हाइट पे है। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा, हम बाइनोमियल सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ मैं। 1 प्लस एच बाय आर, ये जो टर्म नीचे था उसे ऊपर लिख के पावर -2 कर देता हूँ। और क्योंकि ये स्मॉल नंबर है तो ऐसे स्मॉल नंबर में ये अंदर की तरफ ऐसे जंप कर लेता है। सो जी एच का वैल्यू बन जाएगा जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट स्मॉल हाइट्स। अगर हाइट्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। और ये जो हमने करा है इसे बाइनोमियल सिंप्लीफिकेशन कहते हैं यहाँ पे। लाइक 1 प्लस एक्स रेज टू एन जो होता है, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स ऐसे लिख सकते हैं। हमेशा नहीं लिख सकते, तब लिख सकते हैं जब x का वैल्यू बहुत छोटा हो 1 से। तो वही अगर हाइट इज स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस तो इस तरह का सिंप्लीफिकेशन अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट वेरियस हाइट्स के हमारे पास अभी फ़िलहाल 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है ये वाला। ये फॉर्मूला क्या है, जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर। ये तब लगेगा जब हाइट्स सही में काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा फॉर्मूला उसी को मॉडिफाई करके जो हमें मिलता है वो कौन सा फॉर्मूला है, जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। अगर हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो रफली ऐसे थंब रूल करके याद रख लो कि अगर 500 किलोमीटर्स के अंदर अगर हाइट है, अगर हम 500 किलोमीटर के अंदर है तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ हो सकता है। और 500 किलोमीटर के से ज़्यादा अगर हाइट है तो हमें ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो 500 किलोमीटर रफली 5 to 10% जो होता है उसको स्मॉल कहा जाता है। तो अगर हाइट अर्थ के रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, उसका अगर हम 5% अगर देखें, 5% देखें तो 320 किलोमीटर आता है। 5% से छोटी अगर कोई वैल्यू होती है तो उसे स्मॉल कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक। 10% देखें तो 6400 का 640 होता है। तो 640 किलोमीटर के हाइट तक हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। याद रखने के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इफ़ यू आर विद इन अ हाइट ऑफ 500 किलोमीटर्स यू कैन यूज़ द लोअर फॉर्मूला, बट इफ़ यू आर एट अ हाइट बियॉन्ड 500 किलोमीटर्स यू हैव टू यूज़ द अबव वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एंड वी विल नाउ ट्राई टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ एट अ सर्टन डेप्थ। कई केसेस में माइनिंग के रिलेटेड या किसी और रीजंस के रिलेटेड अर्थ के सरफेस से अंदर जाना पड़ता है डेप्थ में, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है ये जानना भी कई बार काफ़ी ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ द नेक्स्ट केस दैट वी आर गोइंग टू लुक एट। सो नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ d इनसाइड द अर्थ। अर्थ या कोई भी प्लैनेट, सबके लिए वैलिड है ये। तो ये अपना प्लैनेट है, मास m, रेडियस r, राइट। और हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करना चाहते हैं एट अ डेप्थ, अर्थ के सरफेस से अंदर एट अ डेप्थ d पे अगर हम है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो जैसे बाकी केसेस में हमने किया, सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड लिखेंगे। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूले याद करे हैं ड्यू टू सॉलिड स्फीयर।
तो अगर हम सॉलिड स्फीयर के अंदर होते हैं तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला आता है G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू स्मॉल r। ये फॉर्मूला आता है ग्रेविटेशनल फील्ड का ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर व्हेन यू आर इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ये वाला फॉर्मूला अगर याद नहीं है आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को रिवाइज कर लेना, राइट। तो ये स्मॉल r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। स्मॉल r हमेशा सेंटर से ही डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा Gm बाय r क्यूब। अगर हम इस स्मॉल r को देखें तो ये स्मॉल r जो है वो कैपिटल R माइनस द डेप्थ करके अपने को ये आ जाता है, राइट। यही होता है F डिवाइडेड बाय M, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब F डिवाइडेड बाय M होता है, एंड फोर्स डिवाइडेड बाय मास फर्दर एक्सेलरेशन बन जाता है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला Gm डिवाइडेड बाय R क्यूब, बट R क्यूब को मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्क्वायर यहाँ करके, एक R जो बचा है उसे ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूँ, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी गेट। फिर से हमको ये टर्म मिला Gm बाय R स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ का देता है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देता है हमें सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट का। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ हमें मिल जाता है G0 into 1 minus d divided by r is the value of acceleration due to gravity at a depth। अगर हम अर्थ के सरफेस से अगर हम d डेप्थ पे अंदर जाते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, राइट। तो अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? सरफेस से अगर हम हाइट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन के वैल्यूज़ क्या है? स्मॉल हाइट पे क्या वैल्यू है, लार्ज हाइट पे क्या वैल्यू है। और अगर हम डेप्थ में जाते हैं, अर्थ के सरफेस से अंदर जाते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है ये हमने यहाँ पे फॉर्मूलेज में देख लिया। बहुत सिंपल से फॉर्मूलेज है, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे और अर्थ के रोटेशन के कारण क्या इफेक्ट होता है। अर्थ या किसी भी प्लैनेट जो रोटेट होता है उसके कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है। हमने सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है ये पढ़ा है, भार फेंकने वाला फोर्स है। दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑल्सो अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी नेक्स्ट हम वो इफेक्ट देखेंगे ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी ओवर हियर द इफेक्ट ऑफ अर्थ्स स्पिनिंग। अर्थ जो स्पिन होता है उसके कारण जी पे, अर्थ के या उस प्लैनेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज द प्लैनेट, ये उसका पोलर लाइन है, राइट, एंड the earth or that planet is spinning about this with an angular speed omega। तो अर्थ का एंगुलर स्पीड बहुत छोटा है, अर्थ धीमे धीमे स्पिन करता है, राइट। एक पूरा स्पिन करने के लिए अर्थ पूरा 24 घंटा लेता है। मान लो आप खड़े हो जाओ और मैं बोलूँ चलो एक चक्कर लगाओ, एक स्पिन करो खुद, तो हम बिल्कुल 1-2 सेकंड के अंदर कंप्लीट स्पिन कर सकते हैं। बट अर्थ बहुत धीरे से स्पिन करता है। एक पूरा स्पिन करने के लिए अर्थ को 24 घंटे लगते हैं, एंड देयरफॉर ये जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जो होता है अर्थ के स्पिन के कारण ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। सो इट इज़ नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट इफेक्ट दैट वी सी बिकॉज ऑफ दिस, इट्स अ वेरी स्मॉल इफेक्ट दैट इज देयर, ओके। सो दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, राइट। और हम मान लो इक्वेटर से ऊपर यहाँ पे है एट अ लैटिट्यूड पोजिशन ऑफ 5, और हम चाहते हैं यहाँ पे जानना कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ कितना होगा। तो यहाँ पे ज़रा एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं इन द फ्रेम ऑफ द प्लैनेट। सबसे पहले तो जो एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है mg0, ये इसे खींचेगा अंदर की तरफ, ये रोटेट हो रहा है करके एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर r। ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो सर्कल में घूम रहा है ये ऐसे सर्कल में यहाँ पे घूमेगा, इस वाले सर्कल में, तो इसलिए रेडियस हो जाएगा यहाँ पे r। ये दिस इज द r वाला रेडियस। सिंपल ज्योमेट्री से दिख रहा है कि यहाँ पे स्मॉल r जो है दिस इज कैपिटल R, इट इज़ कैपिटल R cos phi, ये वैल्यू आ गया। सो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू यहाँ बन जाता है m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R cos phi। अगर हम इस रेडियल लाइन के अलॉन्ग अगर फोकस करते हैं तो ये phi है, ये एंगल भी phi हो गया।
तो ये जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका रेडियल कंपोनेंट में देखना चाहूँगा, इसका कंपोनेंट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखना चाहूँगा, तो मुझे ग्रेविटी पे पड़ने वाला डायरेक्ट इफेक्ट दिखेगा। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा रेडियली इनवर्ड लग रहा है सेंटर की तरफ mg0, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेडियली आउटवर्ड कंपोनेंट एक लगेगा, रेडियली आउटवर्ड कंपोनेंट। ये m फोर्स अपने आप में शुरू में m ओमेगा स्क्वायर r cos phi तो है ही, बट कंपोनेंट लेने के लिए, बिकॉज वी हैव टेकन अ कंपोनेंट हियर, हमें दोबारा cos phi से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगने वाला है? सो द नेट फोर्स दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओवर हियर, राइट, F net or at that position phi, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस mg0 तो लग ही रहा है, बट ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आउटवर्ड कंपोनेंट या रेडियल कंपोनेंट भी यहाँ पे लगेगा। इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। यही अपना नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो mg एट दैट लैटिट्यूड पोजिशन phi इज m g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर phi, ये g इफेक्टिव जैसे हो गया, g इफेक्टिव एट दैट पोजिशन phi, राइट। m हटा दिया, सो वी गेट दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोजिशन phi इज गिवन बाई g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर phi, राइट। ये वैल्यू आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, या इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, इफेक्ट ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू स्पिनिंग, अर्थ के स्पिनिंग के कारण। ओके अब इसके दो सिंपल से केसेस देखते हैं। एक इक्विटोरियल पोजीशन पे है और दूसरा बिल्कुल पोल्स पे। तो ये हम प्लैनेट है अपना, हम प्लैनेट के बिल्कुल इक्विटोरियल लाइन पे अगर है, दिस इज द इक्विटोरियल लाइन, तो ये फाई का वैल्यू, अगर हम इक्वेटर पे है, हमने इस वैल्यू को फाई बोला था, तो अगर हम बिल्कुल इक्वेटर पे है तो ये फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये फाई का वैल्यू हो जाएगा 0। और अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर टर्न्स आउट टू बी g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos phi, फाई के जगह पे यहाँ पे 0 डालूंगा, cos 0 1 बन जाएगा, और यही आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। मतलब स्पिनिंग का सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर कहीं दिखता है तो ये इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर पे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम हो जाती है। बट वही अगर मैं पोल्स पे चला जाऊं तो ये पोल्स पे जाने पे ये फाई का वैल्यू 90 बन जाएगा। जैसे ही फाई का वैल्यू 90 बनता है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स ये कितना हो जाएगा? g0, ये cos 90 डालूंगा, ये पूरा टर्म यहाँ 0 आ जाएगा। सो देर इज नो इफेक्ट व्हाटसोएवर एट द पोल्स बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन। तो पोल्स पे ये मैक्सिमम वैल्यू होता है और इक्वेटर पे सबसे मिनिमम वैल्यू होता है। ओके सो यहाँ पे हमने तीसरा इफेक्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो सरफेस पे क्या वैल्यू है, हाइट पे जाने पे क्या वैल्यू है, डेप्थ के अंदर और स्पिनिंग के कारण क्या वैल्यू है, राइट। सो हम अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। या बिफोर द क्वेश्चंस वी विल हैव अ क्विक लुक एट द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका डेप्थ के साथ हाइट के साथ क्या वेरिएशन आता है, इस ग्राफ को क्विकली देख लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे वी आर प्लॉटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर हम अर्थ के सेंटर पे है या अर्थ के अंदर है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे बिल्कुल लीनियरली बढ़ता है, और जैसे ही हम सरफेस से बाहर निकलते हैं, बिल्कुल सरफेस पे है हम, दिस इज इनसाइड द अर्थ, और यहाँ पे हम आउटसाइड द अर्थ आ गए हैं। तो जैसे ही हम अर्थ के सरफेस के बाहर निकलते हैं वहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिरता है, बट फिर इवेंचुअली उसका वैल्यू इस तरह से हो जाता है, और बिल्कुल बहुत दूर जाने पे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सरफेस पे ही मिलता है, विच इज़ gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, राइट। ये सरफेस पे है। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी ग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए आए हैं कई सिंपल एग्जाम्स में, सो ये ग्राफ याद रखना ज़रूरी है, राइट। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके सो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ g एट अ डेप्थ r/4
पहला पूछा है। और फिर बोला है कि एट व्हाट हाइट अबाउ द अर्थ सरफेस, किस हाइट पे द वैल्यू ऑफ जी इज़ द सेम एज दैट एट द डेप्थ, जो डेप्थ r/4 पे जो वैल्यू था ना, वही वैल्यू हमें किस हाइट पे मिलेगा, हमको इसमें ये पूछा हुआ है। तो डेप्थ के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, डेप्थ के लिए हमने अभी देखा था फॉर्मूला इज g0 इंटू 1 माइनस d/r। क्वेश्चन में जो डेप्थ मेंशन करा गया है, दैट डेप्थ ओवर हियर इज r/4 अपॉन r। सो द वैल्यू दैट वी गेट ओवर हियर इज g0 इंटू 3/4। ये वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, उस डेप्थ पे। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यही वैल्यू हमें किस हाइट पे मिलेगा। अब हाइट के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है g0 इंटू 1 माइनस 2h/r, ये फॉर्मूला भी है। ये फॉर्मूला है स्मॉल हाइट के लिए, 500 किलोमीटर के अंदर तक के हाइट के लिए। और दूसरा फॉर्मूला जो है वो है g0 अपॉन 1 प्लस h/r द होल स्क्वायर, यह आता है लार्ज हाइट के लिए, राइट। अब हम दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें, अपने सामने क्वेश्चन मार्क है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो चुका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3/4 हो चुका है, 3/4 इतना घट गया है। मतलब 75% पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। 3/4 मतलब क्या हो गया, 3/4, 3/4 0.75, राइट। इट हैज़ बिकम 75% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। 25% की ड्रॉप है। कितना चेंज हुआ है, 25% चेंज हुआ है, राइट। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज होता है, ये छोटे से हाइट पे नहीं मिलेगा। स्मॉल चेंज किसको कहा जाता है, 5% के अंदर अगर कोई चेंजेस हुआ है तो उसे स्मॉल चेंज कहा जाएगा। यहाँ पे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस पर्टिकुलर केस हैज़ बिकम 3/4, इट हैज़ बिकम 75%। दैट मीन्स घटोत रिडक्शन कितने की हुई है, रिडक्शन 25% का रिडक्शन है। तो ये स्मॉल हाइट वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, हमको लार्ज हाइट वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। सो द फॉर्मूला दैट आई विल गो अहेड विथ इज g0 अपॉन 1 प्लस h/r द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सही रहेगा इस केस में अप्लाई करने के लिए, राइट। तो इन्होंने क्या बोला है कि सेम वैल्यू होना चाहिए, तो सेम वैल्यू कितना होना चाहिए, 3/4 g0। किस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेम होगा डेप्थ वाले वैल्यू जैसा, राइट। तो ये हमें मिल गया, g0 टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट, थोड़ा सा रीअरेंज करने पे 1 प्लस h/r का स्क्वायर हमें यहाँ पे आ जाएगा 4/3। रूट लेने पे 1 प्लस h/r इज 2/√3। और फिर फर्दर रीअरेंजमेंट 1 माइनस 2/√3, करेक्ट, इज इक्वल टू h/r। या फिर हमें हाइट का वैल्यू जो यहाँ में मिल जाता है, ओके, ओ यस, यहाँ पे मैंने एक सिली मिस्टेक कर दिया कैलकुलेशन में, जस्ट वो उसको चेंज करता हूँ, ओके। सो यहाँ पे हमें h/r का वैल्यू मिल जाएगा 2/√3 माइनस 1। फाइनल रीअरेंजमेंट हमें हाइट दे देगा r इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3, राइट। तो ये आंसर हमें यहाँ से मिलेगा, राइट। और ये ऑप्शन में रहेगा ये आंसर। बट इंटरेस्टिंग पार्ट देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करके जो आंसर आता है, मान लो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता तो क्या आंसर आता। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता, अलग कलर से करता हूँ मैं, तो g0 इंटू 1 माइनस 2h/r करता, इसे 3/4 g0 कर देता मैं, g0 कैंसिल हो जाता, 1/4 2h/r करता, और फिर मेरे r की h की वैल्यू आ जाती है r/8। ये आंसर भी आता, और ये आंसर ऑप्शन में भी प्रेजेंट होता, ये आंसर ऑप्शन में भी प्रेजेंट रहता। आप लोग कई सारे बच्चे उस आंसर को टिक कर देते हैं और नेगेटिव मार्क मिल जाता, राइट। सो हाइट की जब बात आती है तो हाइट के लिए दो फॉर्मूलाज होता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है बिल्कुल ध्यान से। पर कितना चेंज आया है, 5% के अंदर वाले चेंज को स्मॉल माना जाता है, 5% से ज़्यादा चेंज को लार्ज माना जाता है। यहाँ पे तो 25% का चेंज आया है जी में, इट्स सिग्निफिकेंटली लार्ज चेंज। तो हमें g0 अपॉन 1 प्लस h/r द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है। एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में 1/4 है और उस प्लैनेट का रेडियस अर्थ से दुगना है रेडियस। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स है, दो चीज़ें पूछी गई है हमसे। पहला पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट। उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है। और जो दूसरा चीज़ है इंटरेस्टिंग, अगर 10 मीटर का, चलो ये वाला पार्ट हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो हम जी का वैल्यू पता करते हैं उस प्लैनेट के लिए। तो जी ऑफ दैट प्लैनेट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला यही है gm/r²। बस ये ध्यान रखना है कि हमें उस प्लैनेट का मास लेना है। तो प्लैनेट का मास यहाँ पे क्लियरली 1/4 है, राइट। और जो रेडियस है उस प्लैनेट का वो ट्वाइस कंपेयर टू द अर्थ का रेडियस है। बाकी फॉर्मूला तो gm/r² ही है। सो दिस टर्न्स इनटू gm डिवाइडेड बाय r²। और ये 4 हुआ, ये 4 यहाँ पे 16 आ गया। सो g0 डिवाइडेड बाय 16, ये अपने को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट मिल जाता है। तो पहला पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ये तो काफ़ी सिंपल है। सेकेंड पार्ट भी सिंपल है, बट क्वेश्चन को समझना काफ़ी ज़रूरी है। व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? इफ़ 10 मीटर ड्रॉप इज़ द मैक्सिमम सेफ ड्रॉप ऑन अर्थ। मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर 10 मीटर के हाइट से ड्रॉप करता हूँ अर्थ पे, है ना, अगर मैं अर्थ के, यहाँ पे अर्थ के बारे में पहले बोला है, तो 10 मीटर से भी अगर वो गिरता है तब भी उस ड्रॉप को सेफ ड्रॉप माना जाएगा। मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से अगर गिराता हूँ, मतलब 10 मीटर हाइट से अगर गिराता हूँ अर्थ पे, तो उसको ज़्यादा हानि नहीं पहुँचेगी, कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो उसको मैक्सिमम सेफ हाइट बोल सकते हैं। उससे ज़्यादा हाइट पे अगर मैं जाऊँगा, मान लो 12 मीटर 14 मीटर के हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराऊंगा, तो ऑब्जेक्ट शायद टूट जाए या ख़राब हो जाए। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। इफ़ 10 मीटर ड्रॉप इज़ अ मैक्सिमम सेफ ड्रॉप ऑन अर्थ, ये मैक्सिमम सेफ है। इतने हाइट तक अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसे कोई हानि नहीं होगी। इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सेफ ड्रॉप ऑन दैट प्लैनेट। अगर हमें इस दूसरे प्लैनेट पे जाए तो किस हाइट को सेफ हाइट माना जाएगा कि भाई चलो यहाँ से गिरा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, वो किस स्पीड से टकराता है ज़मीन पर, ये डिसाइड करेगा कि उस पर डैमेज होगा कि नहीं होगा। स्पीड अगर धीमे है, मान लो एक फेदर एक फेदर गिर रहा है, राइट, तो फेदर कैसे एकदम बिल्कुल धीरे धीरे गिरता है एंड देयर इज़ नो डैमेज टू इट। जबकि कोई ऑब्जेक्ट अगर तेज़ी से गिरता है, उसकी स्पीड कितनी है ये डिसाइड करेगा कि उसका डैमेज होगा कि नहीं। तो अर्थ के सरफेस पे हाइट 10 मीटर बोला है, बट मैं हाइट से काम ना करके मैं डायरेक्टली स्पीड पे जाऊंगा। तो मेरे को पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है √2gh, राइट। तो ये वैल्यू आ जाता है यहाँ पे, h का वैल्यू 10, h का वैल्यू मैंने 10 मीटर लिया है, g को यहाँ पे g0 ही रख देता हूँ। तो दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड। इस स्पीड से अगर ज़्यादा स्पीड पे अगर वो टकराया तो ये ऑब्जेक्ट टूटेगा ज़रूर। ये अपने को यहाँ पे मिल गया। अब हम आते हैं, ये अर्थ के लिए मिल गया हमको। अब हम इस दूसरे प्लैनेट पे आते हैं और उस दूसरे प्लैनेट पे कौन सी हाइट मैक्सिमम सेफ हाइट रहेगी। तो ले लेते हैं ये हाइट h है, दिस हाइट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये जब ऑब्जेक्ट गिरेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड हमें मिलेगी v इज इक्वल टू √2g। कितना है इस प्लैनेट पे, g0 डिवाइडेड बाई 16 इंटू h, राइट। इस स्पीड से ये टकराएगा। डिस्ट्रक्शन किस स्पीड पे होता है, डिस्ट्रक्शन लिमिटिंग बिल्कुल इस स्पीड से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर स्पीड है तो डिस्ट्रक्शन होगा, राइट, √20g0। तो अगर ये भी डिस्ट्रॉय, यही इसके लिए अगर मैक्सिमम स्पीड पता करना है तो ये मैक्सिमम स्पीड तो यही होगी। इस स्पीड से अगर वो आके किसी भी प्लैनेट पे टकराए, अगर ऑब्जेक्ट किसी भी प्लैनेट पे और किसी के साथ भी इस स्पीड के साथ अगर कोलाइड करता है तो वो खराब होना या उसका डिस्ट्रॉय होना तय है, राइट। सो व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, इसको इक्वेट करके 2g0 बाई 16 इंटू h, राइट। रूट हट गया सबसे, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 कैंसिल हो जाएगा, g0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, h बाई 16, और हमें हाइट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 160 मीटर। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग,
160 मीटर बहुत ज़्यादा हाइट होती है। एक स्टोरी, एक नॉर्मल फ्लोर जो होता है, एक नॉर्मल माला, एक नॉर्मल फ्लोर इन ए बिल्डिंग, उसका मैक्सिमम हाइट 3 मीटर होता है, 3 सवा 3 मीटर होगा। तो 10 मीटर अपने आप में 3 माला हो गया। 160 मीटर मतलब आप लोग अंदाज़ा लगाओ लगभग 50 मीटर का बिल्डिंग हो गया ये। तो इस नए प्लैनेट के ऊपर क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम है ना, इट हैज़ बिकम 1/16, इसलिए तुम 160 मीटर से भी चीज़ को अगर ड्रॉप करोगे तब भी वो उतने ही स्पीड से गिरेगा जितना अर्थ पे 10 मीटर के स्पीड से है। मैंने अर्थ पे 10 मीटर के स्पीड से किसी को ड्रॉप किया, मान लो उसका स्पीड आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड एग्जाम्पल के तौर पे, तो इस नए प्लैनेट पे तुम 160 मीटर से भी ड्रॉप करोगे तब भी उतना ही स्पीड आएगा, right? So therefore the maximum safe height for this new planet is going to be equal to 160 meter, right? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोशन अंडर ग्रेविटी वाला भी कंसेप्ट आ गया, एंड वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, ये सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन में यूज हो गए। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल एंड एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा ऑफ अर्थ्स स्पिन विल वन एक्सपीरियंस वेटलेसनेस ऑन इक्वेटर। ओके, मतलब हमने अर्थ के स्पिन का इफेक्ट देखा है, उसका फॉर्मूला देखा है, राइट? तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, एंड वी नो दैट द वैल्यू एट द इक्वेटर बिकॉज ऑफ द अर्थ स्पिन इज गिवन बाय g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो एकदम रियल सिचुएशन में ओमेगा का वैल्यू बहुत कम होता है। मैंने जैसे एक्सप्लेन करा, एक पूरा कंप्लीट स्पिन करने के लिए अर्थ 24 घंटे लगाता है। इट्स सच अ स्लो स्पीड, 2 पाई अर्थ के लिए एक्चुअल वैल्यू आता है कंप्लीट 2 पाई रेडियंस, और इसके लिए टाइम कितना, इसके लिए टाइम 24 घंटे। ऐसा यूनिट में देखा जाए तो घंटों को मिनट में कन्वर्ट करूँगा और फिर मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करूँगा, तो ये बहुत स्मॉल स्पीड होता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल स्पीड। ओके, सो इसलिए वी डोंट रियली फील एनी इफेक्ट ऑफ अर्थ स्पिनिंग। अर्थ के रोटेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम परसीव नहीं कर पाते। बट मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसके कारण अर्थ काफ़ी तेज़ी से स्पिन होने लगे, तो जितना ओमेगा का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा उतना इफेक्टिव वैल्यू जी का कम होता चला जाएगा। हमको इस क्वेश्चन में बिल्कुल यही चीज़ पूछा गया है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा वन विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब है बेसिकली जी इफेक्टिव जो अपना आएगा यहाँ पे एट इक्वेटर, ये ज़ीरो आ जाएगा। तो ये ज़ीरो आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, राइट? तो ओमेगा का वैल्यू अगर अंडर रूट ऑफ g0 बाय आर अगर इतना आ जाता है, अर्थ अगर इस स्पीड से अगर रोटेट करने लगे, तो पर्सन स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर विल बी एक्सपीरियंसिंग नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वेटलेस फील करेगा, तैरने लगेगा मान लो, है ना? प्रैक्टिकली ये वैल्यू अगर हम डाल के देखें तो इसके हिसाब से जो टाइम पीरियड आता है वो 84 मिनट्स का टाइम पीरियड आता है। 84 मिनट्स ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वैल्यू है अर्थ के लिए, और एक जगह पे हम 84 मिनट्स का सिग्निफिकेंस देखेंगे, रिमेंबर दिस वैल्यू। तो अर्थ अगर इतने तेज़ी से स्पिन होने लगे कि 42 मिनट्स का दिन हो और 42 मिनट्स की रात हो, इतने तेज़ी से, जैसे भी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होता है, टोटल 24 घंटे का साइकिल हो जाता है। अगर अर्थ इतने तेज़ी से स्पिन होने लगे कि वी हैव 42 मिनट्स का डे एंड 42 मिनट्स की नाइट, तो इस केस में वन विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, आपके पैर ज़मीन पे नहीं रहेंगे, आप तैरने लगोगे, इस तरह का वैल्यू हो जाएगा। ऑल राइट, ओके। सो स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसके वेरिएशन का। लास्ट क्वेश्चन सिंपल एंड इंटरेस्टिंग अगेन। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू चेंज बाय 4%, किसी कारण से अर्थ का रेडियस 4% से चेंज हो जाता है, डेंसिटी रिमेनिंग द सेम, यहाँ पे डेंसिटी उसका वेरी नहीं करता, तो हमको परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी यहाँ पे पता करना है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस एट व्हाट हाइट विल वी गेट द सेम जी, ये यहाँ पे पूछा गया है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस का फॉर्मूला है gm/r²। 4% चेंज की बात यहाँ करी गई है, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा के कई बार स्टूडेंट्स डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह का फॉर्मूला लगाते हैं, -2 डेल्टा r/r, और इससे 8% रिडक्शन दिखता है। बट अगर आप ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा,
क्योंकि रेडियस चेंज होने के साथ साथ उसका मास भी चेंज हो जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि उसका मास सेम है, ये बोला गया है कि उसका डेंसिटी सेम है। तो हमें थोड़ा सा अलग अप्रोच यहाँ पे रखना पड़ेगा, राइट। सो देखते हैं, हल्का सा चेंज आएगा इसमें। सो व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस, ये हो जाएगा, सबसे पहले इस फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई करूँगा। मास है तो मास कैन बी रिटन एज 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 4/3 जी पाई रो, एंड आर भी यहाँ पे आ गया है अपने को। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दिख रहा है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो अगर आर अगर 4% से चेंज हुआ है तो सीधी बात है द वैल्यू ऑफ जी नॉट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड और ऑल्सो चेंज बाय 4%, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें क्या पूछता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन एट व्हाट हाइट वी विल गेट द सेम जी। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 4% से बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी 4% से बढ़ गया है। हमको बोला गया कि नॉर्मल कंडीशन, मान लो अगर ये इस तरह का रेडियस बीडीएस चेंज नहीं होता तो किस हाइट पे हमको इस तरह का जी का वैल्यू मिलता। तो हमने ग्राफ में देखा है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ जी जो होता है वो सरफेस पे ही होता है। सरफेस के पहले या सरफेस के अंदर या सरफेस के ऊपर जी का वैल्यू कम ही होते चला जाता है, राइट। तो 4% इंक्रीज एंड ऑल दिस थिंग ये अपने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम जैसी हाइट पे जाएंगे जी का वैल्यू बढ़ने के जगह पे घटना शुरू करेगा, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये इस केस में करेक्ट आंसर रहेगा। बट मान लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस क्वेश्चन एक थोड़ा सा चेंज, इफ द रेडियस, एक अलग क्वेश्चन यहाँ पे एक तरह से बना रहा हूँ मैं, मान लो कि इफ रेडियस हैड डिक्रीज्ड बाय 4%, तो उस केस में जी का, उस केस में इसका आंसर क्या होता सेकेंड पार्ट का, तो उस केस में जी का भी रिडक्शन आ जाता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 4% से कम होता। अब ज़रा इस क्वेश्चन को करते हैं कि किस हाइट पे हमको इस तरह का जी का वैल्यू मिलेगा। तो अगेन हाइट की बात करी जा रही है। हाइट के लिए मेरे पास दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है 1 - 2h/r जो स्मॉल हाइट के लिए वैलिड होता है, और दूसरा फॉर्मूला है g0/1 + h/r द होल स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला है। इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो इस केस में जो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ g आया है वो सिर्फ 4% का रिडक्शन है। 5% के नीचे कोई भी चीज़ होती है उसको स्मॉल ही कहा जाता है। 10% तक भी हम इस लिमिट को खींच सकते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला फॉर्मूला, लार्ज हाइट वाला फॉर्मूला ना यूज़ करके, आई विल नॉट यूज़ दिस फॉर्मूला, मैं रैदर इस पर्टिकुलर केस में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट विल बी गिवन बाय g0 × 1 - 2h/r, और ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू 4% से कम हुआ है। 4% से कम हुआ है मतलब ओरिजिनल वैल्यू कम हुआ है करके -4% से 4% से कम हुआ है, राइट। सो बिकॉज इट इज़ 4% में ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। मान लो अगर यही 4 के जगह पे 40% होता तो आई वुड हैव टू गो बाय द अदर फॉर्मूला 1 + h/r द होल स्क्वायर, वो डिवीजन में वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो हाइट के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल भी लिया है करने के लिए, राइट। सो दिस इज़ वॉट वी गेट। So h over here turns out to be equal to 2r, okay, divided by 100। ये यहाँ पे h का वैल्यू जाता है, तो ये रफली अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ ये 6400 किलोमीटर होता है ये। तो ये रफली 128-130 किलोमीटर के हाइट पे अगर तुम जाते हो तो हमको जो g का वैल्यू है वो 4% रिड्यूस्ड या 4% ड्रॉप्ड हमको यहाँ पे मिलता है, राइट। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कैटेगरी। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, फिर हाइट पे क्या वैल्यू है, डेप्थ में क्या वैल्यू है, रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारा थियोरी देखा और इसके रिलेटेड ये सारे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं।
अगले लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी एंड स्पीड, एस्केप वेलोसिटी, ये सारे कंसेप्ट्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।